नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस अपने मन की करने लगी है। न तो कानून का खौफ और न ही लॉ एंड ऑर्डर की। मुंबई के मीरा रोड में कुछ दिनों पहले मनसे कार्यकर्ताओं ने एक फूड स्टॉल मालिक पर हिंदी न बोलने पर बुरी तरह थप्पड़ बरसाए थे। मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ मीरा रोड के व्यापारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। राज ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता के खिलाफ माना और व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन पर जवाब में रैली निकाली, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बगैर। सवाल है, अगर राज ठाकरे की गुंडागर्दी इस तरह से बढ़ती रही तो क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं होगा? मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच खाई पाटने की राज ठाकरे की कोशिश पर फडणवीस सरकार की लगाम नहीं लगनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी पर बीजेपी नेता भी राज ठाकरे को अब नसीहत देने लगे हैं। पहले गुंडागर्दी की धमकी, अब बिना अनुमति रैली। मन से कर रही मन की भाषा पर बेवजह तनातनी। मेरा गांव कहीं का भी है, मेरा गांव कहीं का भी है, नहीं करूंगी, क्या कोई भी भाषा से बात करूं। पिटाई के खिलाफ उतरे व्यापारी, मनसे ने की देखा देखी। मराठी ना बोलने पर पिटाई, मनसे गुंडागर्दी पर आई। गुंडा राज चालू आहे। दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र में भाषा विवाद की आड़ में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से जुड़ी हैं। मराठी ना बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारने के खिलाफ मुंबई में व्यापारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इंसानियत तो ये कहती है कि मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन राज ठाकरे माफी कैसे मांगे? उन्होंने तो उल्टा कार्यकर्ताओं को मारपीट की खुली छूट दे दी है। राज ठाकरे के हौसला देने से मनसे कार्यकर्ता भी मनमानी पर उतारू हैं। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में मनसे कार्यकर्ताओं ने भी मीरा रोड भयंदर इलाके में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनसे कार्यकर्ताओं ने अपनी गुंडागर्दी को मराठी अस्मिता का नाम दिया है। बिना परमिशन रैली करने पर पुलिस ने मनसे नेता अविनाश जाधव समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने जवाबी विरोध प्रदर्शन पर सरकार से अनुमति न मिलने को लेकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मनसे कार्यकर्ताओं को जवाबी विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस मार्ग पर रैली निकाली जहां ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में सियासत किस कदर तेज हो गई है, इसकी बानगी देखिए। प्रताप बाबूराव सरनाईक फडणवीस सरकार में मंत्री है। बावजूद इसके वो मनसे के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मीरा रोड भयंदर पहुंच गए। मंत्री सरनाईक अपनी सरकार से नाता तोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। सोचा होगा कि सरकार से नाता तोड़कर मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया है, इसलिए रैली में राज ठाकरे के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मनसे कार्यकर्ताओं ने तो उन्हें देशद्रोही करार दिया। भीड़ उग्र हो गई, जिसके चलते प्रताप बाबूराव सरनाईक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जब राज ठाकरे ही मराठी न बोलने पर अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों को मारने पीटने के लिए उकसाए तो कार्यकर्ता तो बेकाबू होंगे ही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राज ठाकरे की इस गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम हमले से की है। मनोज तिवारी का ये भी आरोप है कि राज ठाकरे ने मुंबई में उनके घर पर भी हमला कराया था। महाराष्ट्र में सभी भाषाओं का सम्मान है। अगर कहीं अपमानित करने वाला कोई काम कर रहा है तो ये राज ठाकरे और उनकी पार्टी,
और अब उद्धव ठाकरे भी उनसे मिल चुके हैं। और जो जो इनसे मिलेगा, हाथ मिलाएगा, उसका राजनीतिक विसात जीरो हो जाएगा। देखो, ये चरित्र की बात है। इसी देश में धर्म पूछ के गोली मारी गई पहलगाम में, और ये भाषा पूछ के लाठी और पत्थर थप्पड़ मार रहे हैं। अब दोनों में क्या अंतर रहा? महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर उत्तर भारतीयों की पिटाई का मामला महाराष्ट्र से बाहर पहुंच चुका है। राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को खुली चुनौती तक दे डाली। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो, कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुंडागर्दी वाले बयान की केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने निंदा करते हुए दादागिरी को बढ़ावा देने वाला बताया। नहीं, मराठी के लिए तो मतलब मराठी के लिए गुंडाशाही करना चाहिए, बात सही है, लेकिन अनावश्यक गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। और कंपलसरी मराठी बोलना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, जिनको मराठी आती नहीं वो हिंदी तो बोलते हैं, मराठी लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो जो भी राज ठाकरे बोलते हो उसमें कोई दम नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कार्रवाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का वादा भी किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो कि दोबारा उनका हाथ किसी पर ना उठे। ये इसी तरह का एक सीरियस एक्शन पुलिस के माध्यम से सरकार ने लेना चाहिए। पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का भड़काऊ बयान, और अब बिना अनुमति वाली जगह पर व्यापारियों के खिलाफ जवाबी विरोध प्रदर्शन। राज ठाकरे की पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ मनमानी और गुंडागर्दी पर उतर आई है। ताज्जुब है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ठाकरे के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो सीधे सीधे उनके कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी की तरह हो। अगर फडणवीस सरकार ने ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर अंकुश नहीं लगाया तो फिर महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लग रहा था ये सारी चीजें थम जाएंगी, ये सारी चीजें रुक जाएंगी। जिस तरीके से बात चली थी और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अपने जीआर वापस लिए और उसके बाद एक कमेटी बना दी, उम्मीद ये थी कि विजय रैली के बाद एमएनएस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा जाएगा कि उन्होंने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ होना अब शुरू हुआ है, उससे लग रहा है कि ये मुद्दा उतना हल्का नहीं जितना हल्का इसे लिया जा रहा है। शायद इस मुद्दे की तासीर और इसकी गर्मी वहां तक ले जाए जाने की कोशिश हो रही है जहां तक मनपा के या बीएमसी के चुनाव की तारीख आने वाली है। क्या उसी लिए ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा दिया गया है? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका मैं तारुफ करा दूं, उनकी मैं पहचान करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश चौहान भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी शरद पवार से स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मंगेश सावंत मेरे साथ एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं, और सुमित पीर मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कई मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय या देश के मुद्दों, सुमित पीर बेबाक राय अपनी रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मंगेश सावंत जी का ही रुख करूंगा, क्योंकि सारा कुछ जो चल रहा है वो सब महाराष्ट्र में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी, या शिवसेना यूबीटी उतना नहीं, एमएनएस के से जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें हो रही हैं। मंगेश भाई, कारोबारी रैली निकाल रहे हैं, आज रैली निकाली गई, आप लोगों की तरफ से भी रैली निकालने की बात की गई थी, पुलिस ने कहा कोई परमिशन नहीं है, उसके बाद आपकी रैली को रोक दिया गया। लेकिन कारोबारी रैली निकाल रहे हैं, पर प्रांतीय जाने से डर रहे हैं कि वहां जाएं, यूं ही घूमने चले जाएं, क्या पता कोई पूछ ले और नहीं बोल पाए तो इससे पहले कि हम समझाएं कि हम टूरिस्ट हैं तब तक थप्पड़ पड़ जाए। ये महाराष्ट्र की ऐसी तस्वीर क्यों बन गई है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, मंगेश भाई?
सर जी, मैं पहले से ही एक बात कहना चाहता हूँ। ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था? एक जो हमारे गुजराती भाई है, जो उनका एक उधर शॉप था, उधर हमारे लड़के कुछ तो लेने गए थे, तो उधर उन्होंने कहा कि हम यहाँ 20 साल से यहाँ हमारा शॉप है। तो उधर वो हमारे बंदों से हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन हमारे बंदों ने उनसे पूछा, सर जी आप 20 साल से यहाँ शॉप चला रहे हैं, तो अगर आपको मराठी में बात करना चाहिए। तो उन्होंने मगरूरी से कहा कि हम मराठी में बात नहीं कर सकते, हम देश की भाषा हिंदी है, हम कुछ भी बात से कोई भी भाषा से हम बात कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लोगों ने उनको एक दो थप्पड़ मारा। लेकिन ये क्यों मारा? उन्होंने जिस वक्त कहा कि हम मराठी में बोल नहीं सकते, हमको सीखना भी नहीं है, और हम मगरूर से उन्होंने कहा, इसकी वजह से एक दो थप्पड़ हमारे लोगों ने उनको मारा। लेकिन ये जो मुद्दा था, वो उनके जो व्यापारी भाई और बहनें थे, उन्होंने दूसरे दिन वह जुलूस निकाला और उसमें कहा गया कि ये जो मराठी भाई है वो हमारे ऊपर से पलते हैं, हमारे दुकानों से उनकी खरीदी होती है, अगर ये जो हम दुकानें बंद रखेंगे तो ये कोविड की तरह उनका पूरा हाल होगा। ऐसा उन्होंने दूसरे दिन मोर्चा निकाल के कहा। इसकी वजह से आज का हमारा उनका प्रत्युत्तर देने के लिए मोर्चा था। अगर वो मोर्चा को हमारे जो एमएनएस के नेता है अविनाश जी जाधव, उनको सरकार ने और पुलिस की तरफ से रात को 3 बजे से घर से उठा लिया। अगर ये मोर्चा होने देते तो इतना बवाल खड़ा नहीं होता। इसकी वजह से आज का मोर्चा हमने निकाला, और हमको कोई भी दिक्कत इतर वासियों से नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा कहना है कि आप महाराष्ट्र में आए हैं तो आप मराठी की इज्जत करो, मराठी की सीखने की इज्जत करो, मराठी सीखो। हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो अगर हमारे यहाँ आते हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं। दूसरे प्रदेशों को आए हुए लोगों का हमने स्वागत किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई घटना घटती है तो हमारा नाइंसाफ होता है और ऐसा कदम उठाते हैं। मंगेश भाई, आपने सही कहा। अब आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। भाषा के आधार पर राज्य हैं और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। ये भारत की भाषाएं हैं, ये एक दूसरे से मिली जुली भाषाएं हैं, और मुझे नहीं लगता कि जितने मराठी वहाँ मुंबई में आपको मराठी बोलते हुए दिखते होंगे, आप यहाँ दिल्ली में भी आ जाइए, दिल्ली में भी ऐसे सर्कल, ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग मराठी में बात करते हैं, और दिल्ली में ये चीज़ें उस तरीके का विषय नहीं बनती। लेकिन मंगेश भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि उन्होंने मराठी भाषा का अपमान किया, ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में जाने पर जो पंजाबी बोलते हैं वो कहें पंजाबी बोलो नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, उत्तराखंड में जाओ गढ़वाली बोलो, नहीं बोलोगे थप्पड़ पड़ेगा, बिहार में भोजपुरी नहीं बोलने पे थप्पड़ पड़ेगा, इधर आप कर्नाटक में जाओ कन्नड़ नहीं बोलने पे थप्पड़ पड़ेगा, तो इस देश में तो जो हमारा अनेकता में एकता का जो सूत्र है वो तो टूट जाएगा ना। यही बात मैं करना चाहता हूँ कि हम क्या कहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में आए हैं, अगर 20-20 साल 25-25 साल रहकर भी आप हमारी भाषा अगर सीख नहीं पा रहे तो इसका भी कोई तो कारण होगा ना। अगर आप ट्राई करेंगे मराठी में बोलने में के या मराठी में व्यवहार करने में, वो तो अगर वो हो सकता है। मंगेश भाई एकदम एग्री, एकदम आपकी बात से एग्री कि ऐसा अगर कोई इतने दिन रह रहा है तो अपने आप भाषा आ जाती है। लेकिन मंगेश भाई, दिल पर हाथ रख के बताइए, मैं नेताओं की बात नहीं करना चाहता, क्या थप्पड़ पिटाई करना सही है? बस इतना बताइए। वो सामने से अगर कोई मगरूरी जैसी बात होती है तो ही तब ही पिटाई होती है। अगर वो एक ही एग्जांपल है, हम उठ के हर दिन तो मार नहीं रहे, ये वो कोई एक ही उदाहरण होता है और उसका अभी बतंगड़ बनाते हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे दिन अगर जुलूस नहीं निकाला होता तो आज हम जुलूस नहीं निकालते। नहीं, लोकतांत्रिक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं लोकतांत्रिक है, अपनी बात रखें। उन्होंने परमिशन ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से और अपना विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करना कोई गलत नहीं है, आप लोग भी तो विरोध दर्ज कर रहे हैं। खैर, अब आप सुनिए। अब महेश, हाँ बोलिए। हमने भी पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी।
इसकी वजह से उसको परमिशन नहीं मिलने के बाद भी हमारा जो लोगों फिर का भी जो मोर्चा गुस्सा था, निकाला ना, वो फिर गुस्सा भी आज सड़क पे दिखा। फिर भी मोर्चा हाँ, निकाला। गुस्सा यही हमने स्थिति सड़क है। पे दिखा। यही मंगेश भाई, देखिए मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपका अपना राजनीतिक एम हो सकता है, लेकिन यही चीज देश की राजधानी दिल्ली में संभव नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस परमिशन नहीं दे रही है तो आप जंतर मंतर पर भी मौजूद नहीं हो सकते। ये यहाँ पर नियम मैंने देखा है और ये माना जाता है। खैर, महेश चौहान जी मेरे साथ एनसीपी शरद पवार से इस वक्त प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। महेश भाई, मैं महाराष्ट्र को एक जगह रखता हूं, मैं मराठी और हिंदी भाषा विवाद कतई नहीं छूना चाहता, वो केवल एक सतही है यहाँ पर, क्योंकि अपने देश में भाषाओं का विवाद होना ही नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तमिलनाडु में भी हिंदी पर अक्सर राजनीति हम देखते रहे, वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हिंदी थोपने, हिंदी के ऊपर लगातार बयानबाजी करती रही हैं, लेकिन वहाँ पीटने या कान के नीचे बजाने की कोई प्रथा अब तक नहीं है। मुझे लगता है आपको भी पता होगा क्यों महाराष्ट्र में ही ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। महेश सर। नहीं राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी तरह की मारपीट, वो किसी भी चीज के लिए हो, वो हम सही नहीं मानते और उसका समर्थन कर ही नहीं सकते। ये बात सही है कि जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य की जो मातृभाषा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और वो सभी ने करना चाहिए। हाँ, वो अगर वो राज्य के हैं या बाहर के हैं वो बात अलग है, लेकिन हर राज्य, अगर मैं कल बिहार में जाता हूँ तो बिहार की भाषा है उसका सम्मान मैं करूंगा ही करूंगा। मैं और किसी भी स्टेट में जाता हूँ तो उसका सम्मान करूंगा ही करूंगा। लेकिन जब भाषा का उपयोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाएगा तो फिर ये गलत हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जिस महाराष्ट्र की आज बात हो रही है उस महाराष्ट्र में सालों से भारत के हर प्रांत के लोग, हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इतने शांति से रह रहे, आज तक कुछ प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है। लेकिन जब इलेक्शंस या चुनाव सामने आते हैं तब ये ऐसे विवाद होते हैं। ये विवाद जनता को पता है कि ये सब गलत है, राजनीतिज्ञ अपनी अपनी स्वार्थ के लिए ये सब करते हैं, ये लोगों को पता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस भाषा की वजह से महाराष्ट्र जैसे एक स्टेट में, जहां पर अभी ऐसे कहा जा रहा है कि 40 से 45% लोग मराठी है और उससे ज्यादा अमराठी लोग हैं, तो अगर 40-45% आप मानोगे मराठी है तो 60-65% लोग, 55 से 60% लोग अमराठी है। तो इसका क्या किया जाए? कि ऐसा कुछ है कि इनको सभी को मराठी आना चाहिए? जरूरी नहीं है, लेकिन शांति से ये लोग कोई भी भाषा में बोले, जो भारतीय भाषा है, हिंदी बोले या मराठी बोले, एक साथ रहनी चाहिए, ये अब सब लोग मानते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए अगर ये होता है तो ये बहुत गलत है। आप देखिए, इतने सालों से ये सब लोग रहे, मनसे हो या शिवसेना हो, मराठी के लिए वो लोग पहले से झगड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा है कि जो मनसे को या शिवसेना को डर के महाराष्ट्र छोड़ के वो अपने अपने गांव गया है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। परप्रांतीय जो है, जो मराठी लोग हैं, उनका भी बहुत सारा योगदान महाराष्ट्र में रहा है, महाराष्ट्र के विकास के लिए, और जो मराठी है उनका तो है ही है। सिर्फ इतना करना चाहिए कि जो भी कोई हो मराठी भाषा की महाराष्ट्र में रहते हुए उसका सम्मान करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, और आपने गलत जरा भी नहीं कहा। भाषा का सम्मान अपनी जगह है और वो होना भी चाहिए। आप जहाँ गए हैं वो भाषा और वो क्षेत्र आपकी माँ की तरह है, क्योंकि आपको पालता है, आपको दूसरों से कनेक्ट करने की सहूलियत देता है, इसलिए उसका सम्मान ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इतना कुछ जब हो रहा है, क्या मैं इस चीज़ को भाषा विवाद से भी आगे जाकर क्या मैं चुनाव या राजनीति से जोड़ने की कोशिश ना करूं? 75,000 करोड़ का पूरा बजट है बीएमसी का, उसके चुनाव सामने हैं, वहां पर हर कोई अपने को नजदीक साबित करना चाहता है। क्या उसकी तैयारी भी हो रही है इसकी आड़ में? रत्नाकर सिंह मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए। रत्नाकर जी, अभी आपने सुना महेश चौहान जी को, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल एडवांटेज, और उन्होंने इस पर भी थोड़ा एलेबोरेट किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विवाद को जानबूझकर हवा दी जा रही है? रत्नाकर जी। जी राजीव जी, मैं उसी टॉपिक पे आना चाह रहा था, क्योंकि मैंने महेश नेता कांग्रेस की बात सुनी और नेता एनसीपी शरद चंद्र पवार की प्रवक्ता की भी बात सुनी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो मनसे के नेता बैठे हैं यहाँ पे, कि अगर मोर्चा होने देते तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती।
मैं इनको एक चीज दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि देखिए, ये भारत देश है और भारत देश में अभिव्यक्ति की आजादी और धरना प्रदर्शन की आजादी दी गई है और किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत मिलती है। अगर वह परमिशन लेता है तो उसको मिलती है, लेकिन परमिशन इस कंडीशन पे कि जहां पे हिंसा भड़कने के चांसेस हो, जहां पे पथराव के चांसेस हो, जहां ट्रैफिक जो है वो रत्नाकर जी जरा बुरा न माने, थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा विदा लेना चाहूंगा। जी राजीव जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि अभी जो मोर्चे की बात कह रहे थे एमएनएस के नेता, मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूं उस मुद्दे पे कि देखिए, इस भारत देश में सबको इजाजत है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोल भी सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब ये इजाजत लेने गए वहां पे, जैसा कि फडणवीस जी ने भी पुलिस कमिश्नर से बात किया और उन्होंने यही कहा कि जिस रूट पे ये मांग रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, वो रूट जो कहीं न कहीं ऐसा था कि वहां पे या तो ट्रैफिक ज्यादा लग सकता है, या तो वहां पे पथराव की घटनाएं हो सकती है, वहां पे हिंसा भड़कने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का परमिशन देने से इनकार कर दिया और जो रूट बता रहे थे कि इस रूट पे आप जो प्रदर्शन कर सकते हैं, उस रूट पे ये लोग गए नहीं। तो इस तरह की परिस्थिति जो यहाँ देखने को मिली इसकी वजह से। और दूसरी चीज ये कह रहे थे एमएनएस के नेता कि हम हर दिन तो मारपीट करते नहीं। अब जो एनसीपी के नेता यहाँ बैठे हैं वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये घटनाक्रम हो रहा है। तो अगर एमएनएस के नेता कहते हैं कि हम हर दिन ये घटना तो करते नहीं, तो आखिर में जानबूझकर ये घटना सिर्फ और सिर्फ मनपा के चुनाव के पहले ही क्यों किया जाता है? उसका साफ कारण है, सबको पता है कि मराठी और गैर मराठी के लोगों में विवाद करो और भाषा के नाम पे जो है अपना वोट बैंक जो है बनाने की कोशिश करो। ये साफ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता सिर्फ लोगों को आपस में लड़ा करके और वोट हासिल करने की है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भाषा और प्रांत के नाम पे विवाद जो है इस राज्य में नहीं चलेगा। और जो भी, देखिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल सारे लोग मराठी का सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस सम्मान को दिलाने के लिए और जबरदस्ती सम्मान दिलाने के लिए आप किसी दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, वो आप हिंसा अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये राज्य जो है कानून से चलेगा और कानून के अनुसार जो काम है, जो परमिशन है आप मांगेंगे जरूर मिलेगा, आपको जरूर प्रदर्शन दिया जाएगा, जरूर इजाजत दी जाएगी। और तीसरी चीज ये कह रहे थे कि देखिए, मनसे यहाँ पे जो इनके एनसीपी के नेता हैं वो कह रहे थे अभी, महेश चव्हाण जी, एनसीपी के नेता जो कह रहे थे, महेश चव्हाण जी, हाँ जी जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि डर से कोई आज तक, मनसे के डर से या शिवसेना के डर से कोई आज तक तो बाहर गया नहीं है, प्रदेश छोड़ के चला नहीं गया है। मेरा ये कहना है कि आप इस तरह का मारपीट का माहौल बना रहे हैं। मीरा रोड में मुझे एक दुकानदार का फोन आया, उसने बोला कि भैया सारे दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें तोड़ फोड़ के डर से बंद कर दी हैं। अब आप बताइए, पूरे दिन अगर पूरे मीरा रोड की दुकानें अगर बंद होती हैं, डर की वजह से बंद होती हैं, तो क्या यह बात जो कह रहे हैं कि डर की वजह से कोई जाता नहीं है, ये बात सही लगती है आपको? ये डर फैलाने की कोशिश करते हैं और मराठी और गैर मराठी का जो है ये कार्ड खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगामी मनपा का चुनाव है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है ना, वो महाराष्ट्र की प्रेमी है, मराठी प्रेमी है, हिंदी की भी प्रेमी है और भारत देश की भी प्रेमी है। और ये जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं भाषा और प्रांत के नाम पे, ये महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है और जानती है कि इनको जो है राजनीति करना है। और आपने देखा चुनाव में किस तरह से महाराष्ट्र की जनता इन्हीं को शून्य सीट पे सिमट के रख देती है ना। ना इनको आमदार, एक भी आमदार है मनसे के, ना एक भी खासदार है मनसे के, ना नगर पालिका में एक भी इनके जो है नगर सेवक है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मराठी मानुस ने पूरी तरह से जो भी भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे विवाद करता है, उसको दरकिनार कर दिया गया है। और मराठी मानुस हमेशा विकास पसंद है और वह विकास को वरीयता देता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी चुनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते और विकास और प्रदेश को प्रगति की राह पे लेके जाना चाहती है, देश को प्रगति की राह पे लेके जाना चाहती है। इसलिए मराठी मानुस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि वह विकास चाहता है और भाजपा विकास देती है। देखिए, इनको शायद मैं एक दूसरी चीज भी कहना चाहूंगा राजीव जी,
कि ये जो प्रांत के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत जी भी मराठी थे और मराठी समाज से आते थे। और मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया है कि अहिल्याबाई का योगदान काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत सराहनीय रहा है और आज भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। और हमने काशी के कई घाटों का नाम महाराष्ट्रीयन महापुरुषों के नाम पे रखा है, कई जगहों के नाम महाराष्ट्रीयन महापुरुषों के नाम पे है। तो ये फिर आखिर भाषा के नाम पे और प्रांत के नाम पे बात फैला करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? आप एक दूसरे को मराठी और गैर मराठी के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। आपको भी फायदा नहीं दिखता इसमें क्या? ऐसी भी बातें आ रही हैं कि जुगलबंदी है एमएनएस और आपकी, पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। नहीं, देखिए, भाजपा ने स्पष्ट रूप से फडणवीस जी ने कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और मराठी भाषा का आग्रह करिए। आप किसी से मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलने के लिए आग्रह करिए, लेकिन भाषा के नाम पे आप किसी को प्रताड़ित करेंगे, ये सहनीय नहीं है। और आपने देखा कि सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो एक बिजनेस मैन के ऑफिस पे पथराव मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम इस तरह का कोई वाकया नहीं चाहते हैं। हालांकि उस बिजनेसमैन ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि अगर दबाव की राजनीति की तरह मुझ पर 20 साल बाद मराठी सीखने के लिए इस तरह से प्रेशर डाला जाएगा तो फिलहाल आपके रहते तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और यही स्टेटमेंट जो होते हैं वो बताते हैं कि कैसे समाज में दूरी आती है। सुमित पीर मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। सुमित, मैं निशिकांत दुबे के कमेंट के साथ आपके जवाब को और इस पूरे मुद्दे को समझना चाहूंगा। निशिकांत दुबे ने बड़ा तल्ख जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र है, मराठी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये सब करेंगे तो आप तमिलनाडु चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए या आप बिहार चले जाइए, कहीं और चले जाइए, वहां पर आपको पटक पटक के मारा जाएगा। अपने घर में बॉस बन रहे हो। क्या निशिकांत दुबे का बयान ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले तो राजीव भाई आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, आप जानते हैं मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, पर आज मैं हिंदी में बोलता हूँ जय महाराष्ट्र। आज मैं शुरुआत करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज मैं शुरुआत करता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे। इससे मैं अपना बात का शुरुआत करूंगा। हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में भी आपके दूसरे चैनल पे बोल चुका हूं, तो बोलिए मेरे हिंदी में बोलने से क्या मेरा भारतीय होने के प्रति, भारतीय होते हुए क्या इन महापुरुषों को, महाराष्ट्र जैसे देवभूमि को, महाराष्ट्र जैसे वीरों की भूमि को क्या मेरा सम्मान कम होता है? क्या अगर मैं चीजें मराठी में बोलूंगा तो मेरा सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए और बढ़ जाएगा, संभाजी महाराज के लिए और बढ़ जाएगा, या बाला साहब ठाकरे जी के लिए और बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुझे मराठी बोलनी नहीं आती है। पर मेरे दिल में उतना ही उनके लिए आदर सम्मान है। मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ और भी 1-2 भाषाएं बोलता हूँ, पर मराठी ना बोलते हुए भी महाराष्ट्र के महापुरुषों के लिए मेरे दिल में आदर सम्मान है। और ये आज का नहीं, आप मुझे जानते, सालों से जानते, मैं शुरू से तो भाई यहाँ पे आदर सम्मान और जो बात है, जो एक सनातन की बात है, इसमें भाषा कहां से आ गई? देखिए, बात सीधी सी है राजीव भाई। उद्धव भाव ने हमारे कांग्रेस को ज्वाइन किया, वहां उनकी दाल नहीं गली, कुछ मिला नहीं। राज ठाकरे जी अपना अलग गए, चुनाव लड़े, कुछ मिला नहीं उनको। 2 भाइयों में ने अपना अलग अलग राजनीतिक रास्ता चला, कुछ नहीं मिला। 20-25 साल बाद अब उन्हें एक मुद्दा मिला, साथ आ गए। इसके नाम पे अपनी राजनीतिक जीवन का रिलॉन्च करना चाहते, इस मुद्दे को गरमाना चाहते। भाई इलेक्शन आने वाला, शायद कुछ दाल गले। मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे साहब, क्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मराठी नहीं है? मराठी मानुस नहीं? बिल्कुल है। राणे जी मराठी नहीं है? एकनाथ शिंदे जी मराठी नहीं है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के हीरो, हम सब सनातनियों के हीरो नहीं है? आज भी हमने छावा पिक्चर देखी राजीव भाई, खून गोलता है, नसें है ना इनमें आग लग जाती है वो पिक्चर देख के। क्यों? अब तो मराठी नहीं है, पर वो हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, मराठाओं ने पूरे भारत पे राज किया और गर्व से हम कहते हैं, बहुत अच्छी बात की, एक से एक बड़ा वीर है। तो ये जो भारत की अस्मिता है, ये जो भारत की धरोहर है, आप उसको महाराष्ट्र में कहां समेट रहे हैं? आप उसको अपने भाषा के दायरे में कहां बांधने की कोशिश? क्या अगर मुझे मराठी नहीं आती, छत्रपति शिवाजी मेरे हीरो नहीं रहेंगे? संभाजी महाराज, मेरे छत्रपति संभाजी महाराज मेरे हीरो नहीं रहेंगे? मेरा आदर सम्मान बाला साहब ठाकरे जी के लिए कम होगा? नहीं होगा साहब, उतना ही था, है और रहेगा। मुझे मराठी नहीं आ रही हो, फिर कह रहा हूं। पर एक बार बताइए, अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे देखिए कहानी क्या है।
मैं आज ये 2-3 सवाल पूछूंगा राजीव भाई, खुल के पूछता हूं हमेशा की तरह। जो आप एक बंदे को थप्पड़ मारे, भाई तुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मैं कह रहा हूं आपको, अगर यही घटना कल को यूपी में होने लगी, बिहार में होने लगी, तमिलनाडु में होने लगी, तब कैसे कीजिएगा? पहला सवाल। दूसरी बात, अब आज एक तमिलनाडु का मुसलमान जाके जेएंडके में काम करता, क्या जेएंडके का मुसलमान उसे थप्पड़ मारता कि भाई तुझे कश्मीरी नहीं आती? या जब वो कश्मीरी मुसलमान बेंगलोर में काम करता, क्या कन्नड़ा का मुसलमान उसे थप्पड़ मारता तुम्हें नहीं आती? क्या ये रहमो करम केवल हिंदुओं पे हो रहा है या मुसलमान भी इसमें शामिल है? क्या ये जरा ये क्लियर कर दे, केवल हिंदुओं पे हो रहा? आप हिंदू समाज को भाइयों आखिरकार क्यों तोड़ना चाहते हो? हिंदू यूनिटी को क्यों खराब करना चाहते हो, जिसके प्रतिबिंब है छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज? औरंगजेब ने कहा था मेरी बेटी से शादी कर लो, मुसलमान बनो, बोला नहीं बनूंगा, टुकड़े टुकड़े कर देना मेरे, तब भी मुसलमान नहीं बनूंगा। वो भूमि है महाराष्ट्र, और उनको देखे हमारा खून घोलता, वो हमारे इंस्पिरेशन है आज भी। आप क्यों हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं? क्यों हिंदू यूनिटी को बर्बाद करना चाहते हैं? एक और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है राजीव भाई। जीडीपी के परिप्रेक्ष्य से देखिए, हमारा महाराष्ट्र, मैं कहता हूं मेरा महाराष्ट्र, मैं शुरुआत की जाए महाराष्ट्र से, नंबर 1 स्टेट है सर, नंबर 1 स्टेट है। यहां आप लैंग्वेज का विवाद डाल के आप वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पे क्यों तुले हो साहब? दूसरी बात है, नंबर 2 स्टेट है तमिलनाडु, वहां भी हिंदी का चक्कर शुरू हो गया, वहां भी भाषा के नाम पे अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ने फोड़ने की कोशिश हो रही है। आपके महाराष्ट्र में मजगांव डॉक्स है, मजगांव डॉक में बनती है लेटेस्ट से लेटेस्ट सबमरीन, लेटेस्ट शिप। अगर ऐसे परिस्थिति रही, अगर मेरे को थप्पड़, भाई मैं एक साइंटिस्ट हूं, मुझे नहीं आती आपकी मराठी, मैं मराठी का पूरा आदर सम्मान करता हूं, भारत की हर भाषा का पूरा आदर सम्मान करता हूं। मैं क्या आप मुझे थप्पड़ मारेंगे साहब? मैं और मेरा परिवार महाराष्ट्र में नहीं रह पाएंगे? क्या वो शिप बनेगी? क्या वो सबमरीन बनेगी? क्या भारत सशक्तिशाली होगा? यहां आपके दुश्मन, वहां आपके दुश्मन, दाएं आपके दुश्मन, बाएं आपके दुश्मन। मेरा तो ये भी मानना था, आप जानते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी मैं बात करता हूं, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मुझे लगता भाषा के नाम पे डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कुछ शक्तियां कर रही हैं भारत में, क्योंकि भारत की उन्नति नहीं देखी जा रही है। आप 4th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए, 3rd होने वाले हो। महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत जरूरी है, तमिलनाडु हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर राज्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं भारत एक से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, थिम्पू से लेकर रान ऑफ कच्छ तक, हम एक है, हम एक भारत माता के सपूत है। ये चीज हमें रखनी चाहिए साहब। मत तोड़िए, समाज को तोड़ने का काम मत करिए। छोटे छोटे आप इलेक्शन जीत जाएंगे, अन्यथा समाज टूटेगा। और याद कीजिए, इतिहास को देखिए, अपना गौरवशाली मराठी इतिहास ही देखिए। जब जब भारत की सीमाएं कमजोर हुई, हमने जजिया दिया साहब, 600 साल तक जजिया दिया। क्या वो परिस्थिति लाना चाहेंगे? क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे? मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं सब महानुभावों को, ये काम ना करें। चुनाव जीतने के और बहुत तरीके, चुनाव कई और मुद्दों पे आप जीत सकते हो। तरक्की पे चुनाव जीतिए, डेवलपमेंट पे चुनाव कीजिए, हर चीज पे चुनाव जीतिए। ये कौन सी बात है राज ठाकरे जी की मैं बड़ा मराठी हूं? भाई देवेंद्र फडणवीस भाई भी तो मराठी हैं, राणे जी भी तो मराठी, एकनाथ शिंदे जी मराठी नहीं है क्या? ये आप ठाकरे जी आज कह रहे हो, उद्धव भाऊ कह रहे कि मैं मराठी हूं, आपके ही मित्र है एकनाथ ठाकरे जी, एक्स मित्र, क्या वो आज मराठी नहीं रहे? क्या मेरे दिल में महाराष्ट्र का आदर सम्मान कम है? नहीं है साहब, उतना है, उससे ज्यादा है। पर मेरा निवेदन है सरकार के कुछ राजनीतिक फायदों के लिए, एक बीएमसी के चुनाव के लिए, एक आने वाले राज्य चुनाव के लिए, देश और धर्म को तोड़ने का काम देश सबसे आगे, ये मैसेज दे रहे हैं सुमित पीरिया। देश सबसे आगे, छत्रपति शिवाजी राजे महाराज हों, बाला साहब ठाकरे हों, या वो बड़ा प्रतीक जो महाराष्ट्र से निकलता है, वो केवल महाराष्ट्र का नहीं है, वो पूरे देश का है, और देश आदर सम्मान देता है। मंगेश सावंत, सरनाइक साहब मंत्री हैं, वो पहुंच गए आज आपके प्रदर्शन में शामिल होने, और उन्हें मन से कार्यकर्ताओं ने ये दौड़ा दिया कि आप देशद्रोही हो। सुनो जी, वो क्या हुआ, ये सरनाइक साहब अभी सरकार में है। हमने सरकार से मांग की थी कि हमारे जो रैली होने वाली है, उस रैली को आप परमिशन दीजिए। उन्होंने, जो व्यापारियों की 2 दिन पहले रैली हुई थी, 4 दिन पहले, उन्होंने भी परमिशन मांगी थी, सरकार ने नहीं दी, उन्होंने रैली निकाली। हमने भी शांतता से परमिशन मांगी थी, हम भी जुलूस जो निकालने वाले थे वो शांतता से निकालने वाले थे, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी। जिस वक्त हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे 1000 तो से 1500 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया। हमारे जो महिला कार्यकर्ता है उनको बसेस में, ऑटो रिक्शा में भर भर के पुलिस स्टेशन लाया गया। तब हमारे यहाँ की जो मराठी जनता है तो उनको ये देखा नहीं गया, और वो स्वयं स्फूर्ति से इस आंदोलन में ज्वाइन हो गए। और वो जिस वक्त हजारों के तादाद में अगर ये लोग जब
जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, तो अभी सरकार को ये मालूम पड़ा कि अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको भी आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से ये सरनाइक साहब वहाँ के एमएलए है बाजू के, इसके वजह से वो अभी हमको सपोर्ट करने आए, लेकिन उनको अगर परमिशन देना ही था तो हमारे मोर्चा को तो सरनाइक साहब अपनी सरकार के खिलाफ आप लोग के पास आ गए थे? वही हमारा कहना था, हम अगर आपके पास आए तो हमको परमिशन आपने देनी थी। हमने कुछ भी नहीं किया था, हम तो सिर्फ शांतता से हमारा जुलूस निकालने वाले थे, लेकिन उसको भी आपने परमिशन नहीं दिया। हमारे जो 1000-1500 जो कार्यकर्ता है उनको आपने रात को 2-2 बजे, हमारे जो अविनाश जाधव साहब वहाँ के जिलाध्यक्ष है, उनको 2:30 बजे पुलिस ने उठा लिया। हमारे जो महिला कार्यकर्ता है उनको अरेस्ट कर दिया। इसकी वजह से हमने ये जो जुलूस है वो हमारी अच्छा, मंगेश भाई आपने सुमित पीर को अभी सुना। सुमित पीर ने जो बातें सामने रखी, क्या गलत कह दिया सुमित पीर ने? क्या देश केवल इन्हीं दायरों में सिमट कर रह जाएगा? महाराष्ट्र कमजोर होगा तो महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा, पूरा भारत कमजोर होगा। नहीं, सुमित जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो विवाद है वो चालू कहाँ से हुआ यह आप देखना चाहिए। हमारी एमएनएस पार्टी है, हमारी पार्टी का जन्म ही मराठी लोगों के लिए उनके बात कहने के लिए, उनके ऊपर जो कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ हम पहले से ही खड़े होते हैं। हमारा जन्म उसके लिए हुआ है। लेकिन सुनिए सुमित जी, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे लोग जिस शॉप में गए थे वो गैर मराठी था, वो 20 साल से वहाँ धंधा कर रहा था और अच्छी तरह से धंधा कर रहा था। लेकिन जिस वक्त उसने कहा कि हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, फिर भी मेरे को मराठी बोलना नहीं आता है और मैं मराठी बोलना भी नहीं चाहता, इसकी वजह से हमारे लोगों ने उनको कहा कि आप 20 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमारी भाषा आप सीखिए, या धंधा करते हैं या हम मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई से रहते हैं, तो आपको सीखनी चाहिए। लेकिन वो जब हम उनको ऐसा कहकर वो जब ऐसा कर रहे थे तो उनको उनके भाषा में हमको समझाना पड़ा। वो हमारी मराठी अस्मिता है, वो भाषा की पूरे ये तो भाषावार प्रांत रचना तो हमने नहीं बनाई है, ये तो संविधान ने बनाई है। अगर कोई भी राज्य में जो जाता है उसके राज्य की भाषा की सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान के लिए हमारी पार्टी काम करती है। मंगेश भाई सारी बातें ठीक हैं, आपकी बातों तो मैं मान रहा हूं, लेकिन हिंसा को आप नहीं मान रहे कि वो गलत हुई। खैर, वो आपका अपना वर्जन हो सकता है, लेकिन महेश चव्हाण जी, ये सब कुछ आप कितना आगे जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसमें अब ठहराव आएगा? जितना इसमें गुस्सा आना था वो आ चुका है, अब नहीं होना चाहिए? क्या आपको सुमित पीर की बातों से लगता है कि वो सही बात कह रहे हैं सुमित पीर? राजीव जी देखिए, बिल्कुल जो मारपीट के खिलाफ है, जो एकता के साथ है, वो सभी बातें सही है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल पूछा कि इसमें ठहराव आ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा नहीं, इसमें ठहराव आ जाएगा और वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं है। आप अगर आम आदमी की इंटरव्यू ले, आप अगर उनको जाके पूछे तो वो सब मारपीट के खिलाफ है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो महाराष्ट्र की या पूरे देश की समस्या है वो कुछ अलग है, भाषा ये समस्या बिल्कुल नहीं है। कोई किसी भी भाषा का रहने दो, किसी भी धर्म का रहने दो, सबकी समस्याएं सेम है। वो क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार है, किसानों की समस्या है, उनकी आत्महत्या है, उनका कर्जा माफी है। ये इन सब चीजों को देखना चाहिए, ना कि भाषा को देखना चाहिए। महाराष्ट्र में जो भी रह रहा है वो सब इन परेशानी। चव्हाण साहब, आप तो बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक सवाल रखता हूं, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। मानिए कि आप किसी और दूसरे राज्य में हैं, मान लीजिए, और वहां पर यही परिस्थिति होती है, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा ही घटनाक्रम होता है, आप उस चीज को कैसे व्यक्त करेंगे अगर ये चीज आपके साथ होती हुई दिखाई पड़े? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा, महाराष्ट्र में भी जो घटना हुई है, मैंने मेरे डिबेट की जो चर्चा की शुरुआत की उसमें मैंने शुरुआत ही ये की कि किसी भी चीज की तरह की मारपीट हम सही नहीं है और उसका हम समर्थन नहीं करते। पहली बात, मैं महाराष्ट्र में हूँ या मैं बिहार में हूँ या मैं जम्मू कश्मीर में हूँ या मैं तमिलनाडु में। सुप्रिया जी ये तो सवाल ही रैली नहीं में आता। शामिल भी हुई थी जिसमें ये सारे बयान दिए गए थे।
वो रैली नहीं थी। देखिए, सुप्रिया जी जहां पर शामिल हुई थी वो मराठी भाषा और हिंदी भाषा अनिवार्य करने की जो बात थी उसके ऊपर उन्होंने बयान दिए थे। और दो मराठी भाई एक साथ आ रहे हैं, उसके लिए उनका समर्थन देने के लिए मराठी भाषा का, मराठी लोगों का, महाराष्ट्र का सम्मान होना चाहिए, उन पर अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात को समर्थन देने के लिए वो वहां गई थी। वो वहां पर बिल्कुल इस बात के लिए नहीं गई थी कि जो मराठी नहीं बोले उन्हें मारपीट की जाए और मतलब मराठी और हिंदी इस भाषा में कोई ये हो जाए। देखिए, आप एक बात सुनिए यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता रत्नाकर जी है, वो ये कह रहे थे कि मनसे को डर के आज तक कोई यहाँ से गया नहीं, ऐसे मैं कह रहा था। लेकिन मनसे को डर के सभी शॉपकीपर्स ने उनकी दुकानें बंद रखी थी। तो ये असफलता किसकी है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की असफलता नहीं है? ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी खुद है उनकी असफलता नहीं है कि उनके होते हुए महाराष्ट्र में एक मनसे जैसे पार्टी को डर कर अगर एक इलाके के शॉपकीपर्स वो शॉप्स, उनकी शॉप्स बंद रखेगी कि तोड़फोड़ न हो जाए, तो ये असफलता किसकी है? और जिस बात की भाषा के बेसिस पर अगर विभाजन हो रहा है और इसको पॉलिटिकली जोड़ा जा रहा है, तो इसका फायदा जैसे कि आपने कहा वो बीजेपी को भी होने वाला है। ये सब चीजें। और दूसरी बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भारत के सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना पेट भरने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं अपना पेट भरने के लिए? क्यों उनके राज्य में उनका पेट नहीं भरता? क्यों उनके राज्य में विकास नहीं हुआ है? महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में पेट भर सकता है, इसके लिए वो लोग आते हैं। वो सब वेलकम है, हम उनके साथ सालों से रह रहे। जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी से वो लोग यहाँ पर है। और हमारे सब लोग, हमारे दोस्त हो, हमारे रिलेटिव्स हो, सभी लोग उनके साथ बहुत शांति से महाराष्ट्र में रह रहे। अभी मैं सवाल, अगर रत्नाकर जी है, उनको बीजेपी को अगर सवाल ही पूछना है तो उन्होंने ये सवाल अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आपके राज्य में विकास क्यों नहीं होता? क्यों आपके राज्य के लोगों को अपना मतलब मातृभूमि छोड़कर यहाँ पर पेट के लिए आना पड़ता है? अगर ये सवाल सही, ठीक है, ये सवाल पूछ ही लेता हूं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, पहली बात तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री भी हैं। अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो उनकी असफलता है, जैसा महेश चव्हाण कह रहे हैं, और विकास आपके राज्य में नहीं होता। अगर वो महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहां से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर भाषा का सम्मान, भाषा सीखना, ये भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा महेश भाई कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है वहां पे खड़े होकर अगर इस तरह का दुकान बंद कराने के लिए किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी दुकानदार है वहां पे अपनी दुकानें बंद कर लेगा। लेकिन वो दुकानें बहुत दिन तक या परमानेंट बंद हो जाए, ये अगर होता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की उसमें विफलता है। और निश्चित रूप से इन लोगों का जब प्रदर्शन जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे सारे दुकानदार अपनी दुकानें शुरू करेंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि कानून व्यवस्था है वहां पे, वो उसको हैंडल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर सडनली कोई आकर के इस तरह का बर्ताव करता है तो वहां पे डर का एक माहौल बनता है, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हैं। और राज्य की सरकार पूरी तरह से सक्षम है कि किसी को सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए, और वो सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, और दुकानें तो फिर से खुल जाएंगी। ऐसा नहीं है ये जैसा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुकानें फिर से खुली, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जाएगा। रही बात, देखिए, मराठी अस्मिता की, तो मैं बात कर लूं, मैं बता देना चाहता हूं राजीव जी कि महाराष्ट्र में ना एक बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है, और यहाँ पे मराठी लोग जो है बहुत ही एक संस्कृति से भरे होते हैं। मतलब वो जो बात करते हैं बहुत शांति प्रिय होते हैं और बहुत ही सतमार्ग पे चलने वाले होते हैं। मराठी लोगों को कभी भी वो हिंसा बर्दाश्त नहीं होती है। मराठी संस्कृति जो है वो प्रेम की संस्कृति है। मराठी भाषा जो है वो प्रेम की भाषा है। मराठी ही प्रेमाची भाषा है। तो प्रेम की भाषा में कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक हथकंडे को सफल करने के लिए इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वह जो है वह राजनीति से प्रेरित है। और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता इस राज्य में खतरे में नहीं है। और ये चुनाव के पहले ही क्यों आती है भाई? प्रश्न तो इनसे पूछना चाहिए। मराठी अस्मिता बिल्कुल खतरे में नहीं है। खतरे में तो इनकी पार्टी का अस्तित्व है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों भाई जब अलग हुए थे तो ये अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए अलग हुए थे, और एकत्रित भी जब हो रहे हैं तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कहीं ना कहीं
कि ये सारा मुद्दा जो ये लोग लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं राजनीति से ठीक प्रेरित है। और जी, आप राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, और राजनीति से प्रेरित एक एंगल मैं मान सकता हूं कि बीएमसी चुनाव को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, और बीएमसी चुनाव कोई ऐसे चुनाव नहीं है जो हल्के में ले लिए जाएं, क्योंकि पूरे प्रदेश में इससे बड़ा निगम और कोई नहीं है। इस बात को हम सभी समझते हैं। लेकिन सुमित पीर, ये राजनीति और इस राजनीति के सारे खेल में, सारे घेर में पिस्ता तो वही शख्स है ना जो सुबह से शाम तक दौड़ता है, भागता है, विकास में अपना योगदान अदा करता है, और फिर आकर अपने घर में वही रोटी खाता है, लेकिन पिटता वही है। भाई इसमें नुकसान हर एक का है। अगर आपने सोचा कि आपने इस दुकानदार की दुकान व्यवस्था बंद करा दी, जीएसटी तो सरकार में जाएगा साहब, खरीदारी तो लोकल से करेगा, लोकल बैंक में उसका खाता होगा। खरीदार कौन है? लोकल है। जो हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे का आदान प्रदान होता है, जिससे अर्थव्यवस्थाएं चलती है, टैक्सी वाले को काम नहीं मिलेगा, बिजली का बिल नहीं भरेगा, तो नुकसान सबको है। अगर ये जो अराजकता फैलेगी, इससे केवल बाहर से, सो कॉल्ड बाहर से आए हुए लोगों का नुकसान नहीं, पर जो लोकल है, जो लोकल सिस्टम है, आपका कर, आपका टैक्स, आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी, आपके बैंक, आपकी खरीदारी, आपका जीडीपी इंपैक्ट होगा। और हम जो चाहते हैं भारत में, कोई भी भारतीय ये नहीं चाहता कि महाराष्ट्र का जीडीपी 1% भी डाउन हो, हम चाहते हैं और बढ़े। अगर आज आप देखेंगे कौन सा ऐसा राज्य है जो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है, सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का आता है। ऑब्जेक्टिव तो वो होना चाहिए, लड़ाई उसमें लड़िए ना चुनाव। बताइए एमएनएस की क्या नीति है 1 ट्रिलियन करने की, बताइए भाजपा की क्या नीति है। आप आए, उद्धव भाऊ आए, वो बताए भाई मेरी ये नीति 1 ट्रिलियन में इतने दौर में करूंगा। आप डेवलपमेंट की राजनीति करें, उस पर प्रतिस्पर्धा करें, उस पर बताए कितनी इंडस्ट्री लाएंगे, कितने एमओयू लाएंगे, कितनी चीजें लाएंगे। अन्यथा इस पे करेंगे, अगर दुकानें बंद करवाते गए, अगर व्यापार बंद करवाते गए, अगर हिंसा होती गई राजीव भाई, तो जो अभी हमारे पास परिस्थिति है डरावनी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये आप जानते ही होंगे मुझसे बेहतर, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे दंगे भड़काने की, ये रीजनलिज्म जिसे कहते हैं, होगी। देखिए अगर ये आपका लगभग महाराष्ट्र में दिख रहा है, आपका तमिलनाडु में दिख रहा है, नंबर 3 स्टेट जिसका हाईएस्ट जीडीपी है वो आपका यूपी। अगर कुछ दिनों में आपको ये यूपी में भी प्रकरण दिखे राजीव भाई, तो समझिएगा जो मैं कह रहा हूं आपको वो लगभग ठीक होता जा रहा है। ये हम